हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एट द यूनिवर्सल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे साइंस। ठीक है, साइंस की बेसिक स्ट्रक्चर, साइंस की उत्पत्ति कैसे हुई है और जो फंडामेंटल साइंस है या ये मानिए जो साइंस का बेसिक है उससे क्या क्या ऑब्जेक्टिव बनते हैं, प्रतियोगी परीक्षा में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उन सभी क्वेश्चन भी आज हम खोपड़ी में छेद करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं साइंस को। सबसे पहले बात करेंगे हम जो साइंस है, ये साइंस वर्ड आया कहां से। ठीक है, जो साइंस वर्ड है ये ग्रीक भाषा के, ये आया है ग्रीक भाषा के साइंटिया वर्ड से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, साइंस वर्ड जो है ये ग्रीक भाषा के साइंटिया वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू नो, टू नो। ठीक है, टू नो का मतलब होता है जानना। ठीक है दोस्तों, साइंस वर्ड ग्रीक भाषा के साइंटिया वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू नो मीन्स जानना। सही है। अब साइंस को हिंदी में बोलते हैं हम विज्ञान। साइंस को हिंदी में बोलते हैं विज्ञान। जो विज्ञान है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, वी प्लस ज्ञान। ठीक है, वी का मतलब होता है विशेष, वी का मतलब होता है विशेष और ज्ञान का मतलब ज्ञान से ही होता है। सही है। तो हिंदी में क्या हुआ, विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अब करते हैं इसकी डेफिनेशन की बात। साइंस की डेफिनेशन क्या हो सकती है, साइंस की डेफिनेशन की बात करेंगे। डेफिनेशन मतलब परिभाषा। परिभाषा क्या है, किसी विषय वस्तु के बारे में क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट बोले हम इसको, ये क्या होता है, व्यवस्थित ज्ञान। व्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, या ये बोलेंगे स्पेसिफिक नॉलेज। स्पेसिफिक नॉलेज को ही हम क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं। सही है। क्या हुआ, साइंस एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो साइंटिया से लिया गया है। साइंटिया का मतलब होता है टू नो। हिंदी में हमारा जो विज्ञान है ये वी प्लस ज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका वी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञान का मतलब ज्ञान से होता है। सही है। डेफिनेशन की बात करते हैं, किसी विषय वस्तु के बारे में जो व्यवस्थित ज्ञान होता है उसी को हम विज्ञान कहते हैं। इसको हम इन शॉर्ट बात करें, छोटे शब्दों में बात करें तो जो व्यवस्थित ज्ञान है, व्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। स्पेसिफिक नॉलेज, जो स्पेसिफिक नॉलेज होगी उसी को विज्ञान कहेंगे। ये हुआ विज्ञान के बारे में। अब विज्ञान जो है, विज्ञान मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। विज्ञान जो है ये दो भागों में बांटा गया है। विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, टू पार्ट्स में बांटा गया है। एक तो होता है हमारा रियल साइंस, रियल साइंस। रियल साइंस जिसको हम बोलेंगे वास्तविक विज्ञान, वास्तविक विज्ञान। ठीक है। एक होता है स्यूडो साइंस, एक होगा स्यूडो साइंस मतलब छद्म विज्ञान, छद्म विज्ञान। ठीक है। साइंस को मैंने टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होगा हमारा रियल साइंस वास्तविक विज्ञान, दूसरा होगा स्यूडो साइंस छद्म विज्ञान। तो बात करेंगे रियल साइंस क्या है और स्यूडो साइंस क्या है। जैसे आपको पता चल रहा है, रियल का मतलब जो चीज वास्तविक होती है उसको ही रियल बोलते हैं। जो हमारी रियल साइंस है ये किस पे बेस्ड होती है, ये थ्योरी पर बेस्ड होती है। ये थ्योरी मतलब सिद्धांतों पर बेस्ड होती है। जबकि जो स्यूडो साइंस है,
जबकि जो स्यूडो साइंस है ये पैराडिग्म पे, ये क्या करती है, पैराडिग्म पे डिपेंड करती है। सही है, पैराडिग्म को बोलते हैं अवधारणाओं पर, अवधारणाओं पर बेस्ड होती है। ठीक है, अवधारणा क्या होती है? अवधारणा ये होती है किसी विशेष क्षेत्र के लिए मान्य हो जाती है तो दूसरे क्षेत्र में जाकर वो खत्म हो जाती है। किसी विशेष क्षेत्र के लिए ही मान्य होती है, छोटे क्षेत्र के लिए मान्य होती है तो उन्हें बोलते हैं अवधारणा। ये किसी चीज के बारे में अपनी अवधारणा बना लेते हैं। हमने कोई अवधारणा बना ली, किसी दूसरे पर्सन की कोई अवधारणा है और किसी तीसरे पर्सन की अलग अवधारणा है, तो ये क्या होती है? अवधारणा होती है। अवधारणा कभी भी रियल नहीं होती, वो सिर्फ हमारे मानने से होती है, बल्कि दूसरा इंसान उसको माने या नहीं माने। ठीक है, जो थ्योरी है, सिद्धांत है, इसमें क्या होता है, ये क्या होती है? अनचेंज होती है, अनचेंज रियलिटी होती है। जो थ्योरी होती है वो कहीं भी चले जाओ, इंडिया में हम या ऑस्ट्रेलिया चले जाए या चले जाए, कहीं भी चले जाए, जो थ्योरी है वो हमेशा एक ही रहेगी। मतलब ये अनचेंज रियलिटी होती है। जो वास्तविकता होती है वो इन थ्योरी की जो वास्तविकता होगी वो कभी भी बदली नहीं जा सकती, चाहे हम इस कंट्री में है चाहे किसी अन्य कंट्री में हो। जबकि जो हमारी पैराडिग्म है ये क्या होती है? ये चेंज रियलिटी होती है। ये क्या होगी? ये चेंज रियलिटी होती है। मतलब इन रियलिटी को या इन वास्तविकताओं को परिवर्तित किया जा सकता है। सही है, ये ज्यादातर सामाजिक अवधारणा होती है जबकि ये तथ्यों पर आधारित होती है। सही है, ये हो गई हमारी रियल साइंस, ये हो गई स्यूडो साइंस। स्यूडो साइंस में हम जो स्टडी करते हैं वो करते हैं सोशल साइंस को। स्यूडो साइंस में हम डिस्कस करेंगे सोशल साइंस को। सोशल साइंस मतलब सामाजिक विज्ञान को डिस्कस करते हैं। इसमें सामाजिक विज्ञान को डिस्कस करते हैं। सामाजिक विज्ञान में भी मुख्यतः मैं इसमें 3 ब्रांच को यूज किया जाता है। एक तो मान लेते हैं इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स को स्टडी करेंगे। दूसरा पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस को डिस्कस करेंगे। तीसरा करेंगे इसमें सोशियोलॉजी को, सोशियोलॉजी को डिस्कस करेंगे। अब ये हमने बताया ये अवधारणाओं पर बेस्ड होती है। ठीक है, उसमें होता है सोशल साइंस, इनको मतलब हम बोलते हैं स्यूडो साइंस। छद्म विज्ञान कुछ क्षण के लिए सत्य होती है लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही हमें असत्य लगने लगती है, या जैसे हम क्षेत्र या देश बदलते हैं तो ये अवधारणाएं गलत साबित हो जाती है। उनके कुछ एग्जांपल बताता हूं मैं। जैसे इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में यह आता है कि किसी कंट्री, हमारी कंट्री में गरीबी की कुछ और अवधारणा बना ली गई है। इंग्लैंड जैसे जो रिच कंट्री है या डेवलप कंट्री है उनमें गरीबी की कुछ और अवधारणा बनी हुई है। तो ये क्या है, हमारी कंट्री में इसकी कुछ और अवधारणा है और वहाँ पे जो गरीबी का उन्मूलन है वहाँ पे कुछ और है और हमारी कंट्री में कुछ और है। ठीक है, इसी प्रकार पॉलिटिकल साइंस का मतलब होता है, इसी प्रकार क्या है, पॉलिटिकल साइंस का है। हर कंट्री में अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यहाँ पे कुछ चल रहा है वहाँ पे कुछ चल रहा है। कोई भी कंट्री ऐसे नहीं है कि जो सभी जगह एक कॉन्स्टिट्यूशन या एक संविधान मान्य हो। सबका अपना अलग संविधान है, सबने अपनी जरूरत को ध्यान में रखते हुए उस संविधान को बनाया है। तीसरा आता है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी मतलब समाजशास्त्र। इसमें क्या होता है, सोशियोलॉजी में समाज का अध्ययन किया जाता है उसके वातावरण को देखकर। तो हमारे यहाँ सामाजिकता के कुछ और डेफिनेशन है, दूसरी कंट्री में कुछ और है। तो कहने का मतलब ये है जो ये स्यूडो साइंस है ये पैराडिग्म या अवधारणाओं पर बेस्ड होती है। जैसे मैंने बताया यहाँ पे सामाजिकता के कुछ और डेफिनेशन है, यहाँ हम समाज किसी और को मानते हैं, दूसरी कंट्री किसी और को मानते हैं। ठीक है, ये सब हो गया। इस सब को आगे डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक है साइंस को लेकर। सही है, अब हम करेंगे आते हैं अपने टॉपिक पर रियल साइंस पर।
रियल साइंस क्या है? वास्तविक ज्ञान है। ये थ्योरी पर बेस्ड होता है, ठीक है, और ये अनचेंज्ड रियलिटी है। दुनिया में अनचेंज्ड रियलिटी क्या है? मतलब ऐसी सच्चाई जिसे हम बदल ना सके, जो बदली ना जा सके। ऐसी सच्चाई ये है कि जो ये ऑल ब्रह्मांड है, ये जो पूरी दुनिया है, इसमें सिर्फ दो सच्चाई है कि दुनिया में कोई दो चीज रहती है, या तो लिविंग रहते हैं या नॉन लिविंग रहते हैं। मतलब या तो जीवित लोग रहते हैं और या अजीवित लोग रहते हैं। जीवित को लिविंग बोल देंगे और अजीवित को नॉन लिविंग बोल देंगे, ठीक है। यही क्या है? यही अनचेंज्ड रियलिटी है कि जो दुनिया है वो दो तत्वों से मिलकर बनी है, लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग मतलब जो जीवित लोग हैं या जीवित प्राणी हैं, और नॉन लिविंग मतलब अजीव या निर्जीव। नॉन लिविंग मतलब निर्जीव, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारी रियल साइंस है, लिविंग और नॉन लिविंग को। लिविंग वो होते हैं जिनमें सांस लेते हैं, जो रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग वे होंगे जो जिनमें सांस नहीं होती, रिप्रोडक्शन नहीं करते, अपनी पीढ़ी को आगे नहीं बढ़ा सकते। अब बात करते हैं हम अपने रियल साइंस की। देखो ये क्या है? रियल साइंस। रियल साइंस है। रियल साइंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो सजीव, सजीव मतलब लिविंग, दूसरा निर्जीव मतलब नॉन लिविंग। नॉन लिविंग, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे हम सजीवों को। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सजीवों का अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है। या जिसमें हम सजीवों का अध्ययन करेंगे उसे बोलेंगे बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस बोलेंगे। और विज्ञान की वह शाखा जिसमें निर्जीवों का अध्ययन किया जाता है, नॉन लिविंग का अध्ययन किया जाता है, उसे बोलते हैं फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस। हिंदी में बोले तो इसे बोलते हैं भौतिकीय विज्ञान। भौतिकीय विज्ञान बोलते हैं। और जो बायोलॉजिकल साइंस है इसको जैविकीय विज्ञान बोलते हैं। जैविकीय विज्ञान। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जैविकीय मतलब बायोलॉजिकल साइंस क्या है, ठीक है दोस्तों। विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों या जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। जो ये वर्ड है बायोलॉजी, ये जो वर्ड है बायोलॉजी, जिसे हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। जो बायोलॉजी वर्ड है ये लैटिन भाषा के दो वर्ड से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगस। बायोलॉजी वर्ड ये दो वर्ड से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगस। जो बायो होता है इसका मतलब होता है सजीवों से, सजीव। लोगस का मीन्स होता है स्टडी। लोगस का मतलब होता है स्टडी। स्टडी मतलब अध्ययन। स्टडी मीन्स अध्ययन। तो बायोलॉजी का मतलब क्या हुआ? सजीवों का अध्ययन। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहते हैं। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो बायोलॉजी वर्ड है वो किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो जो बायोलॉजी वर्ड है ये दिया था ट्रेवेलियस और लेमार्क ने। ये जो वर्ड है बायोलॉजी वर्ड किसने दिया था? ये दिया था ट्रेवेलियस एवं लेमार्क ने दिया था, ठीक है।
इंग्लिश में लिख देते हैं ट्रेवलिनस एंड लेमा। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत बनता है, लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि बायोलॉजी या जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था। तो ये क्वेश्चन दिया, ये जो बायोलॉजी वर्ड है ये दिया था ट्रेवलिनस और लेमार्क ने। आगे क्वेश्चन ये बनता है कि जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं, या फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं। तो जो फादर ऑफ बायोलॉजी है, फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं अरस्तु महोदय को। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे बोलते हैं, अरस्तु महोदय को। ये है एरिस्टोटल, एरिस्टोटल या अरस्तु। अरस्तु क्या बोलते हैं, बायोलॉजी के पिता। अब बात ये आनी चाहिए कि अरस्तु को ही बायोलॉजी के पिता क्यों कहते हैं, क्योंकि अरस्तु जो थे ग्रीक दार्शनिक थे, उस समय इन्होंने बहुत बड़ी अचीवमेंट प्राप्त की थी। और उसी अचीवमेंट में एक अचीवमेंट ये थी, इनकी एक बुक थी अरस्तु की, हिस्टोरिया एनिमेलियम। इनकी एक बुक थी हिस्टोरिया एनिमेलियम। अरस्तु की पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम। इस पुस्तक में क्या किया था अरस्तु महोदय ने, उस समय के 500 प्रकार के जीवों का, 500 प्रकार के जीवों को वर्गीकृत करने की कोशिश की थी। क्या क्या है इन्होंने अपनी बुक में, जो इनकी बुक में प्रमाण मिले हैं हिस्टोरिया एनिमेलियम में, इन्होंने 500 प्रकार के जीव जंतुओं को वर्गीकृत करने का कोशिश की थी। इसीलिए इनको बायोलॉजी के पिता कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। अब बात करते हैं ब्रांच ऑफ बायोलॉजी की, मतलब बायोलॉजी को कितनी शाखाओं में बांटा गया है, ये हुआ यहाँ पे। अब बात करते हैं हम बायोलॉजी की ब्रांच की। देखो मुख्यतः जो है बायोलॉजी को दो ब्रांच में बांटा गया है। एक तो होता है बॉटनी, एक तो होगा बॉटनी, दूसरा होगा जूलॉजी। बॉटनी को बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, बॉटनी को बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, जबकि जूलॉजी को बोलते हैं जंतु विज्ञान। बात करते हैं बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान की। जो बॉटनी है, बात करेंगे सबसे पहले बॉटनी वर्ड की ओरिजिन या उत्पत्ति कहां से हुई है। जो बॉटनी है ये ग्रीक भाषा के बोस्कीन वर्ड से ली गई है। ग्रीक भाषा के बोस्कीन वर्ड से ली गई है। इस बोस्कीन का मतलब होता है इंग्लिश में बोलते हैं इसको ग्रेजिंग। इंग्लिश में इसको ग्रेजिंग बोलते हैं। ग्रेजिंग का हिंदी रूपांतरण होता है चरने योग्य। ठीक है दोस्तों, बोस्कीन का मतलब होता है चरने योग्य। अब आगे बात करते हैं, ये हो गया बोस्कीन का मतलब हो गया चरने योग्य, या इसका एक मीनिंग और होता है बोटेन को इंग्लिश में बोलते हैं हर्ब्स। बोटेन को इंग्लिश में बोलते हैं हर्ब्स। ये भी क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ग्रीक वर्ड बोटेन को इंग्लिश में बोलते हैं हर्ब्स। हर्ब्स का मतलब होता है जो घास होती है, जैसे घास हुआ, धनिया। ठीक है, जो भी हरी घास हर्ब्स का मतलब होता है जो सबसे छोटी घास होती है, सबसे छोटे पौधे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हर्ब्स बोलते हैं। तो इस पद का
इसका जो मीनिंग हुआ, जो बॉटनी है ग्रीक भाषा के वर्ड बोस्किन से ली गई है। बोस्किन का इंग्लिश में मतलब होता है ग्रेजिंग। ग्रेजिंग का हिंदी रूपांतर होता है चरने योग्य। तो चरने योग्य क्या होते हैं? पेड़ पौधे। तो इसका मतलब हुआ पेड़ पौधे से संबंधित जो विज्ञान है उसे क्या बोलेंगे हम? वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। अब बात आती है फादर ऑफ बॉटनी। बॉटनी के जनक या वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? जो वनस्पति विज्ञान के जनक है, वनस्पति विज्ञान के जो जनक है वो है थियोफ्रैक्टस महोदय। थियोफ्रैक्टस महोदय को क्या है, क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान के पिता कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बहुत बनता है, इसको स्टार लगा लेना कि वनस्पति विज्ञान या बॉटनी के जनक किसे कहते हैं? थियोफ्रैक्टस को कहते हैं। अब फिर अगेन क्वेश्चन कि थियोफ्रैक्टस को ही वनस्पति विज्ञान का जनक क्यों कहते हैं? आइए इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। जो ये थे थियोफ्रैक्टस, इन्होंने अपने समय में एक बुक पब्लिश की, उस बुक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम। इस बुक में, हिस्टोरिया प्लांटेरम में, इन्होंने उस समय ज्ञात 500 प्रकार के पेड़ पौधों को, 500 प्रकार के पेड़ पौधों को उनकी बाह्य आकारिकी या बाह्य संरचना के आधार पर वर्गीकृत करने की कोशिश की थी। इसीलिए थियोफ्रैक्टस महोदय को वनस्पति विज्ञान या बॉटनी का जनक कहते हैं। तो हमारा क्या हुआ? जो बायोलॉजिकल साइंस है उसमें जो बॉटनी है वो क्लियर हुई। अब बात करते हैं हम जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान। जो जूलॉजी है ये लैटिन भाषा के जून वर्ड से लिया गया है। जून का मतलब होता है एनिमल्स। जून का मतलब होता है एनिमल्स और लोगस का मतलब होता है अध्ययन से, स्टडी से। तो इसका मतलब क्या हुआ? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें एनिमल्स की स्टडी या जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? हम जंतु विज्ञान कहते हैं। सही है। अब बात आती है कि जो जूलॉजी है, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? जूलॉजी के जनक कौन है? तो अगेन हम बात करेंगे अरस्तु महोदय की, क्योंकि अरस्तु ने क्या किया था? अपने बुक हिस्टोरिया एनिमलियम में 500 प्रकार के एनिमल्स को वर्गीकृत कैटेगराइज करने की कोशिश की थी। इसीलिए अरस्तु महोदय को विज्ञान का जनक, जीव विज्ञान का जनक और जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। ठीक है। तो इस जंतु विज्ञान के जनक कौन हुए? जंतु विज्ञान के जनक हुए अरस्तु महोदय। ठीक है। ये हो गया हमारा बॉटनी हो गई, जूलॉजी हो गई। अब बात करेंगे हम फिजिकल साइंस के बारे में। जो फिजिकल साइंस है, फिजिकल साइंस को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है। फिजिकल साइंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है फिजिक्स, सेकंड होता है केमिस्ट्री। नंबर 1 क्या है? फिजिक्स, जिसे हम बोलते हैं भौतिकी, जिसको हम बोलते हैं भौतिकी। दूसरा होता है हमारा केमिस्ट्री, दूसरा होता है केमिस्ट्री, जिसको बोलते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान। ठीक है। तो फिजिकल साइंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक फिजिक्स, सेकंड केमिस्ट्री। बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। देखिए जो फिजिक्स है, जो ये फिजिक्स है, फिजिक्स लैटिन भाषा के वर्ड क्या है? ये लैटिन भाषा के वर्ड फ्यूजिस से ली गई है। फ्यूजिस, फिजिक्स लैटिन भाषा के वर्ड फ्यूजिस से ली गई है। फ्यूजिस का मतलब होता है नेचर।
फिजिक्स का मीनिंग क्या होता है? नेचर। नेचर को हम हिंदी में बोलते हैं प्रकृति। ठीक है, तो क्या हुआ, प्रकृति के अध्ययन को क्या कहते हैं हम? फिजिक्स या भौतिकी कहते हैं। अब बात आती है कि प्रकृति या नेचर है क्या, जो हम अपने चारों ओर आराम से देखते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रकृति बोलते हैं। बात आती है प्रकृति किससे मिलकर बनी होती है? प्रकृति के दो कंपोनेंट होते हैं। क्या होते हैं? प्रकृति या नेचर के दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है मैटर, एक तो होता है मैटर, सेकंड होता है एनर्जी। ठीक है, जो प्रकृति है, प्रकृति में हमें दो चीज दिखाई देती है। एक तो कुछ द्रव्य होता है, क्या होता है? मैटर होता है या द्रव्य होता है, दूसरा ऊर्जा होता है। ठीक है, जो चीज हमें सब दिखाई देती है वो क्या है? मैटर है। मैटर की आपने डेफिनेशन पढ़ रखी होगी, जिससे वस्तु में स्थान होता है और वो जगह घेरती हो, उसे क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। ठीक है, और इनको हम डायरेक्टली देख पाते हैं। जबकि एनर्जी क्या है? एनर्जी ना तो ही स्थान घेरती है और ना ही हमें दिखाई देती है, बल्कि एनर्जी का हमें एहसास होता है। सही है, तो हम नेचर किससे है? नेचर दो वर्ड से, दो कंपोनेंट से मिलकर बनी है। मैटर मतलब द्रव्य, एनर्जी मतलब ऊर्जा से। ठीक है, तो द्रव्य और ऊर्जा को मिलाकर जो विज्ञान बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स या भौतिकी बोलते हैं। अब जो फिजिक्स है, ये फिजिक्स को भी दो ब्रांच में बांटा गया है। फिजिक्स का हम दो ब्रांच में स्टडी करेंगे, अध्ययन करते हैं। एक तो होती है एंसेंट फिजिक्स, एक तो होगी एंसेंट फिजिक्स, जिसको बोलेंगे हम प्राचीन भौतिकी। प्राचीन भौतिकी बोलते हैं इसको। सेकंड होती है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स जैसे आपको पता ही होगा, मॉडर्न को बोलते हैं आधुनिक और फिजिक्स को भौतिकी। आधुनिक भौतिकी फिजिक्स, इनका हमने अध्ययन कैसे किया? देखो, जो 1900 से पहले के भौतिक विज्ञान है या 1900 से पहले का जो फिजिक्स है उसको तो पढ़ते हैं हम एंसेंट फिजिक्स में, 1900 से पहले। ठीक है, बिफोर 19th सेंचुरी। और जो मॉडर्न फिजिक्स है ये है 1900 से बाद की। 1900 से बाद की जो फिजिक्स है वो है मॉडर्न फिजिक्स, जो इस समय चल रही है। अब बात आती है कि एंसेंट फिजिक्स के फादर कौन है, मतलब प्राचीन भौतिकी के पिता किन्हें कहते हैं? तो आपने एक साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, सर आइजैक न्यूटन। सुना होगा ना? ये है सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन महोदय का नाम सुना होगा। न्यूटन महोदय को ही क्या बोलते हैं? प्राचीन भौतिकी का जनक कहते हैं। फिर अगेन वही क्वेश्चन कि न्यूटन को एंसेंट मतलब प्राचीन फिजिक्स का जनक क्यों कहते हैं? इसका आंसर ये है कि न्यूटन ने एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब गुरुत्वाकर्षण का नियम। उन्होंने ये बताया था अगर हम कोई चीज ऊपर उछालेंगे तो वो नीचे ही आके गिरेगी। जैसे उसमें एनसीईआरटी में एग्जाम्पल होता है कि कोई आम है, आम नीचे ही क्यों गिरा, यही देखकर, यही सोचकर न्यूटन महोदय ने एक नियम दिया था जिसे क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण का नियम या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस नियम में क्या है? जिस भी चीज को हम ऊपर फेंकेंगे तो पृथ्वी उसे अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपनी ओर खींचती है। इसी नियम को गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। और इसी नियम को बेस बनाकर न्यूटन महोदय को क्या बोलते हैं? प्राचीन भौतिकी का जनक कहते हैं। यहाँ से क्या बनेगा? ऑब्जेक्टिव बनेगा, एक क्वेश्चन बनेगा कि प्राचीन भौतिकी के जनक कौन है? प्राचीन भौतिकी के जनक न्यूटन महोदय है। बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स की। सही है, मॉडर्न फिजिक्स जो है 1900 से जो बाद की फिजिक्स है उसको मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं, जो आजकल
लागू है। मॉडर्न फिजिक्स के जनक या फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स है, ये है आइंस्टीन। ये कौन है? आइंस्टीन। आइंस्टीन, ठीक है। आइंस्टीन ने बहुत सारे फेमस नियम दिए हैं, जैसे लॉ ऑफ रिलेटिविटी, लॉ ऑफ रिलेटिविटी, लॉ ऑफ रिलेटिविटी, इसको हिंदी में बोलते हैं सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत मतलब E इक्वल टू mc स्क्वायर। और दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव जो इसका सेकंड लॉ है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब प्रकाश का वैद्युत प्रभाव। इस लॉ के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। किससे? नोबेल प्राइज से इनको नवाजा गया था। किस लिए? क्योंकि इन्होंने एक इफेक्ट दिया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनता है, क्वेश्चन आता है कि जो न्यूटन को किस नियम के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो वो दिया गया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश के वैद्युत प्रभाव के लिए। जो हमारी फिजिक्स है, फिजिक्स की जो हमारी इंट्रोडक्शन है वो फिनिश होती है। अब बात करेंगे हम केमिस्ट्री, थोड़ी सी बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में, रसायन विज्ञान। देखो जो रसायन विज्ञान है ये मिस्र, एक कंट्री है मिस्र, जिसको बोलते हैं इजिप्ट। ठीक है। इजिप्ट के लोग एक वर्ड का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, वो है कीमिया। ठीक है। जो इजिप्ट के लोग हैं वहां पे एक वर्ड का बहुत यूज होता है कीमिया। कीमिया का मीन्स होता है काली मिट्टी। कीमिया का मीन्स क्या होता है? काली मिट्टी से होता है। ठीक है। तो इस कीमिया वर्ड से ही क्या हुआ? केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई। अब उस समय कुछ दिन बाद केमिस्ट्री को बोलने लगे केमिफिकेशन। ठीक है। तो प्राचीन काल में केमिस्ट्री को बोलते थे केमिफिकेशन। देखो जो यूपीएससी की लेवल होता है उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यहाँ से पूछ लिया गया है कि प्राचीन काल में केमिस्ट्री को किस नाम से जाना जाता था। तो उस समय केमिस्ट्री को केमिफिकेशन के नाम से जाना जाता था। ठीक है। केमिस्ट्री की जो ओरिजिन हुई है, उत्पत्ति हुई है, वो मिस्र भाषा के कीमिया वर्ड से हुई है। केमिस्ट्री को प्राचीन भाषा में केमिफिकेशन बोलते थे। अब आती है इसकी फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? फादर ऑफ केमिस्ट्री या जनक कौन है? रसायन विज्ञान के जनक कौन है? तो रसायन विज्ञान के जनक है लेवोसिए। लेवोसिए महोदय को क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री का जनक बोलते हैं। अब फिर एक डाउट मन में क्रिएट होता होगा कि इनको लेवोसिए को ही केमिस्ट्री का जनक क्यों बोलते हैं? केमिस्ट्री का जनक इसलिए बोलते हैं कि जो लेवोसिए थे, लेवोसिए ने एक लॉ दिया था, उसमें उन्होंने बताया था कि जो जब भी हम केमिस्ट्री के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमें एक रासायनिक समीकरण याद आती है। मतलब केमिस्ट्री का मतलब है समीकरण, कि केमिस्ट्री में हम समीकरण को ही डिस्कस करते हैं। कोई भी समीकरण होती है, बीच में एक एरो का निशान होता है, इधर होता है अभिकारक, इधर होता है अभिकारक, इधर होता है उत्पाद। ठीक है। उत्पाद को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट। उत्पाद को क्या बोलेंगे हम इंग्लिश में? प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको बोलेंगे हम अभिकारक को बोलते हैं रिएक्टेंट।
जबकि उत्पाद को बोलते हैं प्रोडक्ट। तो जो लेवोसियस थे, लेवोसियस ने सबसे पहले ये बताया था किसी भी रासायनिक समीकरण में जब अभिकारक उत्पाद दोनों की मात्रा बराबर हो जाती है तो ही कोई रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण संतुलित होती है। मान लिया अगर इधर जो अभिकारक है वो 10 ml हो और इधर भी 10 ml ही हो, तभी कोई केमिकल इक्वेशन या रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, बैलेंस होती है। इससे आगे एक एग्जांपल करके दिखाऊं इसका। जैसे हमने बनाया सोल्ट NaCl, ये क्या होता है, साधारण नमक होता है। ये बनता कैसे है, ये बनता है 2Na+Cl2, 2 सोडियम के अणु परमाणु लेते हैं हम, 2 क्लोरीन के लेते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 Na है 2 Cl है, जबकि इधर एक Na है और एक Cl है, तो ये अभिक्रिया अभी बैलेंस नहीं है। लेकिन अगर जब हम यहाँ 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2Na हो जाएगा, 2Cl हो जाएगा। तो यह जो समीकरण है, जो अभिक्रिया ये बैलेंस है। यही बैलेंस करना बताया था लेवोसियर महोदय ने, इसीलिए लेवोसियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। तो जो हमारी जनरल साइंस की बेसिक इंट्रोडक्शन थी वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। ठीक है, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए, समझ में आए, अगर आपको लगे कि ये जो हमने जानकारी दी आपको नॉलेजफुल है, आपके भविष्य में या आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।